नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लेट प्रेप। आज है 2 ऑफ दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे वो आपका क्लेट का एग्जाम हो, चाहे आपका इलेट का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 2 ऑफ दिसंबर। आज क्या मनाया जाता है, आज क्या सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना, आज के डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 2 ऑफ दिसंबर एज पोल्यूशन कंट्रोल डे। अब आप कहोगे सर पोल्यूशन कंट्रोल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको? तो याद रखना 1984 की बात है, 2 एंड द 3 जो दिसंबर की रात थी बेसिकली, उसमें जो भोपाल है आपका, उस भोपाल में क्या हुआ था, एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। हुआ क्या था कि वहां पर एक गैस होती है, कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाती है तो होता क्या है, उससे भयंकर तरीके से ब्लास्ट हो सकता है। उससे मतलब कि उसका जो गैस बनती है, फॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो लीक हो जाती है और उससे कह सकता हूँ कि भयंकर तरीके से नुकसान हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो वो जो ट्रेजेडी हुई थी, उस ट्रेजेडी के लिए क्या किया गया, उसके बाद से सेलिब्रेट किया जाने लगा 2 दिसंबर को। किस नाम से? पॉल्यूशन कंट्रोल डे के नाम से। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और कल क्या था? कल 1 ऑफ दिसंबर था। और 1 ऑफ दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। जो आपका HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है, उससे जो एड्स होता है उसको क्या किया जाता है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। और याद रखना WHO का टारगेट ईयर कौन सा है कि हम इस बीमारी को, इसको खत्म कर देंगे, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को खत्म कर देंगे। तो वो कौन सा ईयर है टारगेट ईयर? तो याद रखना आपका 2030। ठीक है, ये 2-4 फैक्चुअल डाटा याद रखना। और कल आप लोगों का क्लेट का एग्जाम था। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि अगर एग्जाम का एनालिसिस आपके सामने आ चुका है, ठीक है, क्लेट प्रेप की टीम के द्वारा पूरा एनालिसिस कर दिया गया था और भी बहुत सारी जगह आप लोगों ने चीजें देख ली होंगी। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी होगी, जो पिछले साल के बच्चे थे, जो अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, जो फ्रेशर बच्चे थे, जो जस्ट टेस्ट कर रहे थे कि मुझे एग्जाम दे देना चाहिए, अभी मैं 11th में हूँ, अगले साल दोबारा दूंगा। तो मैं उन लोगों को बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर वाज वेरी इजी, है ना। पेपर वाज मैं कह सकता हूँ मॉडरेट, है ना। कुछ हद तक मैं उसको मॉडरेट कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत इजी भी कह सकता हूँ। अगर मैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो चाहे कुछ भी कोई भी कहता रहे, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम्हारे सामने रखूँ तो सिंपल सा है कि बहुत से बच्चों का कहना था कि सर देखो, अगर हम नहीं भी पढ़ते ना तो नंबर आ जाते। बिल्कुल बेवकूफ बच्चे हैं वो। अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते, अगर उन्होंने पता ही नहीं होता हिस्ट्री क्या होती है, अगर उन्हें नहीं पता होता कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था, अगर वो सारी चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो वो उनमें से 2 या 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते। क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिक्स का एक पैसेज था, है ना, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल कैसे दे रखे थे आपके, 2-3 क्वेश्चन तो फैक्चुअल थे, इसका मतलब साउथ अफ्रीका होता है, 2-4 क्वेश्चन कैसे थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। तो आपने वेरियस जगह पर देखा होगा अभी तक डिस्क्रिपेंसी है कि कंसोर्टियम इसको सही मानेगा, इसको सही मानेगा, वो बिल्कुल सही जो होगा उसको सही मानेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो पेपर में कह सकता हूँ मॉडरेट था, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम अगर 28 नंबर की बात की जाए तो 20-22 नंबर तो एवरेज आ सकते हैं। और जिस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की होगी उस बच्चे के 28 तक मार्क्स पहुंचेंगे और वही बच्चा डिसाइड करेगा तुम सबकी रैंक। और समझ में आ रही है? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ईजी था, ऐसा भी नहीं है बहुत ही हार्ड था। ठीक है, तो बिल्कुल शांत रहना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और अभी आपका कौन सा एग्जाम है? इलेट का एग्जाम है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं अभी से अपनी जीके को क्लियर करना शुरू कर दें। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि जैसा इस बार हुआ है सारे आंसर्स या मैक्सिमम चीजें तुम्हें पैसेज से देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है। उससे पहले आप 2022 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपसे मैक्सिमम जो नंबर आ रहे थे बच्चों के 15, 17, 18, बस इससे ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वो पूरा फैक्चुअल बेस के उस पेपर था और इस बार पूरा पैसेज बेस दे दिया। तो हमेशा चीजें बदलता रहता है, तुम्हें नहीं पता कि कब क्या बदलेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग क्या करें, ओवरऑल प्रिपरेशन कर लें। और इसका बेनिफिट भी मिला बच्चों को, हमने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी कि वहां पर जब पेपर देखा तो सबको इजी लगा। बात समझ में आ रही है? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। जो चीजें तुम्हें पढ़ाई जाती हैं, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं। ठीक है, और बाकी जिनका एग्जाम था उन सभी को अगेन दोबारा से बेस्ट ऑफ लक।
चलिए चलते नेक्स्ट। आज का जो हमारा पहला पैसेज आता है, जो पहला न्यूज आर्टिकल है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये 2-4 दिन पहले भी न्यूज में था, अब दोबारा से न्यूज में आ गया तो मैंने इसको दोबारा से समझाना ठीक समझा। देखो हुआ क्या, समझना। हमारे यहाँ पर क्या है, एक ब्रिज है, पंबन ब्रिज, ठीक है। एक्चुअल में इसको नाम दिया गया पंबन 2.0, यानी कि दूसरा। जैसे आप मूवी देखते हो ना, फर्स्ट सेकंड पार्ट आते रहते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, समझना। अगर मैं कहूं कि ये मेरा इंडिया है, ठीक है, बिल्कुल यहां से समझो, और इस इंडिया में ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो यहां पर आपने देखा होगा क्या बना हुआ है, श्रीलंका, ठीक है, बना हुआ है। और श्रीलंका और इसको बीच में कनेक्ट कौन करता है, तो ये कौन है, एडम्स ब्रिज, राम सेतु कह देते हैं इसको। जस्ट इमेजिन करो, है ना, वो आपकी अभी मैप में दिख जाएगा। यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर बना हुआ है पाक स्ट्रेट, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो एक्चुअल में जो आपका, मैं ये कह सकता हूं कि जो पंबन ब्रिज है ना, देखो आपने बहुत बार ब्रिज देखे होंगे, ऐसे समझो इसको। तो क्या होता है, ब्रिज में पानी के ऊपर बना हुआ है, ऊपर से ट्रेन निकल रही है, तुम्हारी बस निकल रही है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि ये जहां पर बना हुआ है, ठीक है, हो क्या रहा था कि मान लो ये ऐसे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब ज्यादा ऊंचा तो बना नहीं सकते, तो जब किसी जहाज को पास होना था तो करना क्या पड़ता था, ये जो ब्रिज था ना, कुछ ऐसे ओपन हो जाता था, आधा इधर आधा इधर। एक आदमी यहाँ परमानेंट चाहिए था, एक आदमी यहाँ परमानेंट चाहिए था, जो इस ब्रिज को ऊपर कर सके। फिर जब ये जहाज पास हो जाता था तो इसको वापस नीचे कर देते थे। तो इसको मैनुअल लिफ्टिंग कहा गया कि भाई 2 वर्कर्स इस साइड पर चाहिए होते थे, ये सब था। ये कब बना था, 1914 में बना था, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस वाले कॉन्सेप्ट को तो हटा दिया। अच्छा कहां पर है, तो देखो यहां आपको दिख रहा होगा, ये आपका रामेश्वरम है। इस रामेश्वरम से पहले ये आपका मंडपम ब्रिज है, ये आपका मंडपम है, ये आपका पंबन है। तो इन पंबन और मंडपम को जोड़ने के लिए बीच में क्या बना हुआ, ब्रिज, क्योंकि यहां से जो रेलवे लाइन जा रही है वो सीधी यहां तक जा रही है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए इसको नाम दिया गया पंबन ब्रिज। पहले ये क्या था, पंबन 1, पंबन 2, सिंपल समझ गए होंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि अभी तक क्या था, इसको ऐसे खोला जा रहा था ना, ऐसे था, ऐसे खोला जा रहा था। अब इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं, अच्छा ये किसने बनाया था, तो ये विलियम डोनाल्ड ने बनाया था, ठीक है। कौन सी ईयर में बनाया था, 1914 में ये बनकर तैयार हो गया था। 2-4 फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। लगभग इसकी 20 लाख कॉस्ट आई थी जब ये बना था। तो 2-4 बातें याद रखना। कब से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया था इस पे, 24 फरवरी 1914 से, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मैं नए वाले की बात करता हूं तो नया वाला कुछ ऐसा है। अब देखो इसमें क्या है, ये ठीक है, ट्रेन रेलवे लाइन है, यहां से किसी जहाज को पास होना है। तो ये वाला जो ब्रिज था ये ऊपर चला गया, ठीक है। जब ये पास हो गया तो ये वापस नीचे आके इसमें कनेक्ट हो गया, फिर उसके ऊपर से ट्रेन चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या नाम दिया गया, पंबन 2.0। किस किस को कनेक्ट करता है, फैक्चुअल डाटा याद रखना। इधर कौन सा है मंडपम, इधर कौन सा है पंबम, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करता है। कौन से स्टेट की बात हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा स्टेट है याद रखना, स्टेट्स अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं किस स्टेट के बाद कौन सा स्टेट आता है, कितने स्टेट है, कितने यूटीज। और कल तुमने देखा क्लैट के एग्जाम में उसने ये तक पूछ लिया, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता हो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों याद करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कई बार बच्चों से क्लास में पूछ लेता हूं कि कितने स्टेट है तो कोई 29 भी बोल देता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जस्ट टू चेक योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो या तो बहुत इजी भी आ जाते हैं, बहुत हार्ड भी आ जाते हैं। तो हमें सब पढ़ना होता है, समझ गए। तो 2-4 बातें याद रखना, समझ गए होंगे बेसिकली क्या हुआ है इसके अंदर, क्या नहीं हुआ है। तो इसको क्या नाम दिया गया, पंबन ब्रिज 2। कहां कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। शायद ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। देखो है क्या, 40 साल हो चुके हैं भोपाल गैस ट्रेजरी को यूनियन कार्बाइड्स टॉक्सिक वेस्ट येट टू बी रिमूव्ड। जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसका जो टॉक्सिक वेस्ट था वो आज तक वहां से नहीं हटाया गया है, ठीक है। प्लान टू डिस्पोज ऑफ 337 टन्स येट टू बी इंप्लीमेंटेड, नो प्लान फॉर 11 लाख टन्स ऑफ द कंटामिनेटेड सॉइल प्लस मर्करी एंड वेस्ट डंप्स। सुप्रीम कोर्ट एंड एसजीटी, जो आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो 2010 में बनी थी, ऑर्डर्स इग्नोर्ड फॉर इयर्स एज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन स्प्रेड्स। द सेंटर हैज रिलीज 126 करोड़ टू द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखो हुआ क्या था, सिंपल सा समझना।
हुआ क्या था कि जो आपका भोपाल है उसके अंदर एक कंपनी थी, कौन सी, यूनियन कार्बाइड। उसके अंदर एक गैस लीक हो जाती है जिसका नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, कई बार आ चुका है और हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो हम इसके सारे एस्पेक्ट को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहानी बस इतनी सी है कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, इस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। और जब ये गैस किसके अंदर मिलती है, तो पानी के अंदर मिलती है। कहते हैं कि वहां पे पानी, सीवर पानी या लीक होकर आ गया, जो भी हुआ उस चैम्बर में, इसमें क्या हो गया, लीक हो गया गैस में। और जब वो पानी इसमें मिक्स हुई तो वहां पर क्या हो गया, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्या हो गया, कह सकता हूं कि जहरीली गैस फैल गई है ना। और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट पड़ा। आज भी इसकी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, किसी ने पब्लिश की थी, उसमें लिखा हुआ था कि आज भी वहां के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के एरिया में जो वहां का जो बर्थ रेट था, जैसे कि वाई बर्थ रेट है ना, वो कम हो गया ना, लड़के कम पैदा होने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं उस गैस का इंपैक्ट हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स पर पड़ा और उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाले गए, उनके रिजल्ट निकले, उनका एक डाटाबेस तैयार हुआ। तो उसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर न्यूक्लियर बम डाले गए थे ना, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 को। तो वो जो न्यूक्लियर बम डाले गए थे उनसे रेडिएशन से तो निकली थी, उसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। वहां पर बहुत सारे लोग जो है उसकी चपेट में जो आए थे आसपास के रीजन में, आज भी वहां पर उन लोगों में कुछ ना कुछ फिजिकल उनके अंदर डिसेबिलिटीज तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो इसका नुकसान इतना भारी था, आज तक हम इसे नहीं भूले हैं। और दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है इस बात की कि 40 साल बीतने के बाद भी वहां से आज तक वो टॉक्सिक वेस्ट हटाया नहीं गया है। वो आगे जाकर क्या कर रहा है, नीचे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको 126 करोड़ रुपए भी दे दिए कि भाई इसको वेस्ट को सही कर लो, नहीं कर रहे। और आज भी उन लोगों की याद में क्या किया जाता है, इस ट्रेजेडी को भुला नहीं सकते हम। बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकता हूं क्या था, एक डिजास्टर था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर था जो नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रही है। ये 2-4 बातें याद रखना। कब हुआ था, 2 एंड 3 दिसंबर की जो रात थी उसमें हुआ था, क्या था उसमें, क्या नहीं था, कौन सी गैस थी, क्या पूरा मैटर था, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद एक एक्ट बना, कौन सा, भोपाल, ये एग्जाम की बात हो गई, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। कहा गया कि जो डिजास्टर होगा, बेसिकली मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई डिजास्टर होता है और उसके बाद जो क्लेम दिया जाएगा, उस क्लेम को सरकार की तरफ से तुम्हें दिलवाया जाएगा, तो एक एक्ट बना दिया। समझ गए ना एक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक्ट हो गया, अब तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज तक वो पैसा उनको नहीं दिया गया। सिंपल सा, तो आप सिंपल ये याद रख लेना। उसके बाद कौन सा एक्ट आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986 में, जिसमें भी ये कह दिया गया कि जो इंडस्ट्रीज है उनसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। और उसके बाद 2013 में कौन सा एक्ट आया था, कंपनीज एक्ट भी आया था, याद रखना, ठीक है, कंपनीज एक्ट। और उस कंपनीज एक्ट में कॉन्सेप्ट आया था सिंपल सा, शायद आप लोगों को याद होगा, जिसमें कहा गया था कि SEG, सोशल, एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस। मतलब क्या था कि जो कंपनीज होंगी उनको सोशल वर्क भी करना होगा। तो तुमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्कूल बनवा देती हैं, पानी पीने का टैंक लगवा देती हैं, कहीं पर पार्क बनवा देती हैं, सड़कें बनवा देती हैं, सोशल काम करती है ना। जो मजदूर होते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवा देती हैं। समझ में आ रही है। और कहा गया कि एनवायरनमेंट के लिए ध्यान रखेंगे तो पेड़ पौधे लगाएंगे ये लोग, ठीक है। गवर्नेंस, यहाँ की वहां पर बेटर गवर्नेंस होनी चाहिए, तो वहां पे जो रूल है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। समझ गए ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए कंपनीज के अंदर। तो कंपनीज एक्ट आया, उसके बाद ये आया, ठीक है। सब बातें याद रखना। और अगर एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो 2 बातें याद रखना। अगर एनवायरनमेंट की बात आ चुकी है तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव। और राइट टू लिव का मतलब क्या है, जीने का अधिकार, ठीक है। जो हमें कैसे एनवायरनमेंट में जीने की बात करता है, इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, अगेन एनवायरनमेंट की बात आ गई, ठीक है। आर्टिकल 48 का ए क्या कहता है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, ये कहता है कि हमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको प्रमोट या किसको प्रोटेक्ट करेगी, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। तो डीपीएसपी में भी है, यहाँ भी है, और आर्टिकल 51 के ए में भी है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है कि सभी की ड्यूटी है कि वो क्या करें, इन सबको बचाकर रखें, ठीक है। ये सारे फैक्चुअल एंड द जो आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है सब याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इंडिया सिटीज देयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन। देखो आपने देखा होगा
कि एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, जैसे कोरोना था, एक दूसरे से दूसरे में फैलते चले गए। कुछ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती नहीं है, ठीक है। होता क्या है उसमें, उसके होने का रीजन जेनेटिक्स हो सकता है, जैसे डायबिटीज। उसके होने का रीजन आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे आपका लाइफस्टाइल कैसा है। उसके होने का रीजन आपका ईटिंग हेल्दी, जो आपका लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते वो भी हो सकता है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इतना ज्यादा फास्ट फूड का ट्रेंड बढ़ चुका है कि अभी एक डाटा आया था WHO का, उस WHO ने कहा कि साल भर में, है ना, साल भर में अगर एनुअली बात की जाए तो लगभग दुनिया भर में 17.9 मिलियन डेथ होती है। किसकी वजह से? एनसीडीज की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, देखा जाए तो एनसीडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है तुम्हारी सोसाइटी में, इससे डेथ बहुत हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, 80% जो प्री मेच्योर डेथ होती है इसी से होती हैं। जैसे किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। किसी को डायबिटीज था, उसमें उसकी 2-4 बीमारियां और लग गई, डेथ हो गई। तो रीजन क्या था? एनसीडी। और इसको रोकने का तरीका सिंपल तुम्हारे हाथ के अंदर है, मतलब तुम्हारे पास है। कैसे? समझना, ठीक है। जैसे कुछ बातें मैं समझा देता हूँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी 2010 में आया था, ठीक है। इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव 2025 में आया था। हाइपरटेंशन भी एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, ठीक है। जेनेटिक्स, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ये हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ एक्चुअल में है क्या। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली अगर देखा जाए तो याद रखना 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? देखो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, है ना, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड द डायबिटीज, ठीक है। ये 4 मेन टाइप की होती हैं आपकी एनसीडीज। और इनके होने का रीजन क्या है? तो इनके होने का रीजन सिंपल सा है, एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अनहेल्दी डाइट्स, आप कुछ भी खाओगे, है ना, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन वगैरह होंगी, प्लास्टिक के कप्स के अंदर आप गर्म खाना खाते हो तो माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में चला जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं कैंसर क्रिएट करेगा या कहीं ना कहीं डायबिटीज बनाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ईटिंग हैबिट्स हमें इन 4 बीमारियों की तरफ लीड करती है। अगर तुम्हारे ये सारी चीजें ठीक हो जाए ना, आपकी डाइट अच्छी हो जाए, आप अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप तंबाकू का यूज ना करो, ठीक, आप अल्कोहल ना पियो, और आप सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान रखो, ज्यादा पोल्यूशन वाले इलाके में ना रहो, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 बीमारियां कभी आपको हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसकी बात हो रही है? एनसीडी। ये बेसिकली अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पढ़ सकते हो, समझ गए, ठीक है। बस अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कुछ स्कीम्स चला रखी हैं। कौन कौन सी स्कीम्स है? तो जैसे मैंने अभी कहा था, कौन कौन सा ईयर है टारगेट ईयर? तो हमारा जो नेशनल, जो हमारा अभी जैसे मैंने कहा था वर्ल्ड एड्स डे है, तो इसको खत्म करने का टारगेट ईयर कौन सा है? 2030। ऐसे ही एनसीडीज के लिए हमने बना रखा है 2030 तक, ठीक है। हालांकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंपल सा इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? देखो, न्यू HIV इन्फेक्शंस डिक्लाइन 44% इन 2023, एड्स रिलेटेड डेथ्स ड्रॉन बाय 79, सेज JP नड्डा। हु इज JP नड्डा? ही इज योर हेल्थ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। क्या कहा उन्होंने कि जो HIV एड्स की वजह से जो डेथ हो रही है वो कितनी कम हो चुकी है? तो लगभग वो 79% डेथ कम हो चुकी हैं, और केसेस कितने कम हो गए हैं? 44% कम हो गए हैं। और कल क्या था? वर्ल्ड एड्स डे। तो ये सब टॉपिक्स तो आने थे, तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स डे जो होते हैं उसके अंदर इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ बातें समझ लेते हैं एक्चुअल में है क्या। HIV वो वायरस है जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। तो ये वायरस का नाम है, ये बीमारी का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब होता क्या है इसमें? बेसिकली ये जो वायरस है, इससे आपकी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर समझना सेल्स होती हैं, व्हाइट सेल्स, है ना। आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होती है वो बेसिकली क्या करती है? उसके अंदर एक सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? CD4। एंड CD4 की टोटल काउंटिंग हमारी बॉडी में होना चाहिए। एक हेल्दी इंसान के पास 500 से 1600 के बीच होती है। लेकिन होता क्या है, जब हमारे पे ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अटैक करता है तो बेसिकली ये हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि जो आपकी CD4 सेल्स है वो बनना बंद हो जाती है। फिर क्या होता है? आपको एक्सट्रीम फैटिग होगा, एक्सट्रीम फीवर होगा लेवल का, ठीक है। आप तुरंत 2-2 दिन में बीमार पड़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर को अगर हल्की सी भी कोई बीमारी होगी ना, आप ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है।
तो HIV की वजह से इंसान की डेथ नहीं होती है, बेसिकली उस वायरस ने जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को डैमेज किया है उसकी वजह से डेथ होती है। जैसे आपने देखा होगा डेंगू है ना, डेंगू वो चलता रहता है। मुझे कमेंट करके बताना डेंगू का एंड ईयर कौन सा है, कि हमने कोई डेंगू का एलिमिनेशन ईयर भी बना रखा है क्या, कि डेंगू भी नहीं होना चाहिए। तो डेंगू में क्या होता है, बेसिकली प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, जो प्लेट्स डाउन हो जाते हैं उसकी वजह से डेथ होती है, ना कि उस बीमारी की वजह से। क्योंकि फीवर तो नॉर्मली होता है, ठीक है, लेकिन अगर प्लेट अगर आपने मेंटेन रख ली तो डेंगू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आ रही है? सेम यहाँ पे है। तो 2-4 फैक्चुअल डाटा है, याद रखना। हमने कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एक्ट कब आया था, 2017 में, ठीक है, हम उसको अचीव करने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट याद रखना, प्रोजेक्ट सनराइज, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारा सनराइज नॉर्थ ईस्ट से होता है तो उसका नाम दे दिया। देखो आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में अभी एक केस आई थी, कोई कॉलेज था त्रिपुरा वगैरह में, है ना, उसके अंदर लगभग 700 प्लस जो बच्चे थे वो HIV पॉजिटिव पाए गए थे। तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में उस HIV को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट सनराइज। सिंपल से याद करके छोड़ देना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, अब आ गए कौन, आपके ट्रम्प साहब। ये न्यूज आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, ब्रिक्स। कल आपका एक पैसेज भी ब्रिक्स के ऊपर आ रखा था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान थे। व्हाट एस स्टैंड्स इन द ब्रिक्स, तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी समझना आपका ब्रिक्स बना क्यों था, मुद्दा क्या है समझना। तो मैं इसको कुछ यूं समझ सकता हूं, देखो एक तरफ है USA, एक तरफ है USSR, ठीक है, दोनों लड़ते रहते थे। दोनों जो लड़ते रहते थे तो दोनों की लड़ाई को हम कहते हैं कोल्ड वार, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना। कोल्ड वार वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर, जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब डाल दिया तो USSR नाराज हो गया। पहले एक तरफ थे, अलग हो गए, लड़ाई हो गई, कोल्ड वार हो गया। लगभग 1945 से 1991 तक लड़ते रहे। 1991 में इस वाई का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 2 टुकड़े हो गए। एक बन गया इसका यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जिसमें 27 देश है आज के दिन। एक बन गया आप सभी का फेवरेट रशिया, ठीक है, बन गया। अब अल्टीमेटली ये दोनों दुश्मन बन गए। तो अब होता क्या है समझना, इस पूरे इसके मैं समझा देता हूं एक लाइन में। ये USA है, ये रशिया है। ये अपने आप को पावरफुल रखना चाहता है, ये अपने आप को पावरफुल रखना चाहता है, लेकिन पावरफुल तो यही आप जानते हो। ये बेचारा कमजोर पड़ता चला गया। नाटो के चक्कर में इसने यूक्रेन से लड़ाई कर ली, और उस चक्कर में बर्बाद होते होते आज इसको चाइना के पास जाना पड़ा। तो मोर पावरफुल कौन है इकोनॉमी, USA। तो जिसकी इकोनॉमी पावरफुल होगी, याद रखना वो देश क्या होगा, पावरफुल होगा, सिंपल सी बात है। और डॉलर जो है, डॉलर हर जगह चलता है, तुम्हें ये भी पता है, ठीक है। तो डॉलर को तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो हुआ क्या, ट्रंप ने कहा, क्योंकि देखो अभी जो ब्रिक्स है ना, मैं ब्रिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम था ब्रिक। इट वाज फाउंड इन 2009। साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010 और ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। और इस ब्रिक्स की इस बार जो मीटिंग हुई है वो कहां हुई है, रशिया में हुई है, ठीक है। और रशिया में हुई है तो इस बार इस ब्रिक्स के अंदर याद रखना 6 देश और 5 कंट्री और ऐड हो गए। कौन कौन से, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE इसके अंदर और ऐड हो गए। सऊदी अरब और आना था, वो इसमें आया नहीं, तो इसने 9 नाम रख रखे हैं। वो आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं है, तो हम टोटल 10 ही कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल विड्रॉ भी नहीं किया है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस बार जो ब्रिक्स हुई, कौन सी 16th मीटिंग हुई ब्रिक्स की उसके अंदर, तो उसमें बात की गई कि काम करते हैं, एक नई करेंसी बना लेते हैं। तो इसकी पावरफुल होने का रीजन है डॉलर। तो इन्होंने कहा कि काम करो, ये ब्रिक्स वाले सारे देश मिलकर एक नई करेंसी बना लो, और अपने जो देश है ना उन देशों के अंदर सिर्फ ब्रिक्स वाली नई करेंसी चलाएंगे। तो अपनी क्या होगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। देखो यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोपियन यूनियन के डेवलप होने का एक ही रीजन है, वहां पर 27 कंट्रीज है, सब के सब कंट्रीज ने अपने आप को यूरोजोन अनाउंस कर रखा है। अब कहोगे सर व्हाट इज यूरोजोन, मतलब उन सब की करेंसी यूरो है, ठीक है। तो यूरो करेंसी है तो सारों के अंदर जो ट्रेड वगैरह है वो अच्छे से हो जाता है, पैसा सभी के पास बाहर नहीं पहुंच पाता। हमें क्या करना पड़ता है, किसी देश से कुछ खरीदना पड़ता है तो हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है, तो हमें डॉलर रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डॉलर पावरफुल माना गया। तो इन्होंने कहा एक काम करो, अपनी नई करेंसी बना लेते हैं। तो इस बार का आउटकम क्या निकला, तो एक नई करेंसी बनाई इन्होंने। ऑप्शन भी था कल ना, न्यू करेंसी, इंडिया चाइना वॉर खत्म कर दो, रशिया यूक्रेन खत्म कर दो, 3 ऑप्शन थे, ऑल ऑफ द अबव, आपने देखा होगा ना। तो हुआ क्या कि ये कर लेते हैं। तो अब सोचो अगर ये नई करेंसी बनाएंगे तो किसको टक्कर दे रहे हैं सीधे सीधे,
यूएसए को, क्योंकि ये सारे किसके दुश्मन है? यूएसए के। लेकिन एक बात समझना गौर से, एक और ग्रुप है ना, एक और ग्रुप है जिसका नाम है क्वाड, ठीक है। और क्वाड जो है वो बना था 2007 में, और इस क्वाड में 4 देश है। एक कौन है आपका? यूएसए, एक कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया, एक कौन है इसके अंदर? जापान, और एक कौन है इसके अंदर? इंडिया। और यहां से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि सर इंडिया इसमें भी बैठा है, इंडिया इसमें भी बैठा है, ठीक है, आपके ब्रिक्स में भी बैठा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो मैं उन ब्रिक कंट्रीज के ऊपर क्या करूंगा? 100% टैरिफ लगा दूंगा, चार्ज लगा दूंगा। फिर वो देख लेना उनका क्या होगा। तो एक बात समझने की कोशिश करना कि हम इसमें भी हैं जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मिलकर इस यूएसए के अगेंस्ट जो देश हैं उनके लिए काम करते हैं। हम इसमें भी हैं, ये सारे देश इसको पावरफुल ना हो जाए तो इसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो इंडिया दोनों तरफ बैठा है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर इसने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, इसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया तो इसका भाई है, क्योंकि दूसरे ग्रुप में इसको साथ लेके बैठा है। बात समझ में आ रही है? तो पूरी की पूरी बात किसकी है? इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी पावर कम कैसे की जा सकती है? डॉलर को लेकर। तो इन्होंने कहा नई करेंसी बना दो। समझ में आ रहा है कुछ? इस बार ब्रिक्स कहां पर हुआ है? रशिया में हुआ है, ठीक है। पहली बार जब हुआ था तब भी कहां पर हुआ था? रशिया में हुआ था। चलो मुझे कमेंट करके बताना अगली बार कहां होगा। नेक्स्ट 2025 का जो ब्रिक्स समिट है वो कहां होने वाली है? समझ गए? टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10। एक इस बार आया नहीं, कौन? सऊदी अरबिया। तो इसने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, उसने ऑफिशियली विड्रॉ नहीं किया, करेगा तो इसके अंदर नो कर देंगे, ठीक है। 2-4 बातें समझना, ट्रंप को आप जानते ही हो। देखो अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो देखो चाइना की इकोनॉमी है लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर्स। इमेजिन करना, अमेरिका की 23-24 मान लो, उसको 25 मान लो, चलो 25, इसकी 18, इसकी 4 लगभग, इसके लगभग 3, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो अगर ये सारे एक हो जाएंगे तो अमेरिका की तो वैसे इकोनॉमी कम पड़ जाएगी। तो उसको डर लग रहा है कहीं ना कहीं, समझ में आ रही है? इसलिए उसने कह दिया इन सबसे कि ध्यान रखना, अगर तुमने नई करेंसी बना दी, ये जो कंट्रीज है ना जिसके नाम लिखे गए, अगर तुमने नई बना दी तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। समझ गए? अब मुझे लगता है तुम समझ चुके होगे क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इंडियाज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुड डू। देखो एआई है ना, एआई, व्हाट इज एआई? सिंपल समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई बना कब था? 1956 में। बनाने वाला कौन था? तो याद रखना, फाउंडर कौन था? जॉन मैकार्थे। कौन था? जॉन मैकार्थे, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्जन कौन सा आया? चैट जीपीटी, ठीक है। और चैट जीपीटी कब आता है? 2022 में। और इसको लाने वाला कौन था? तो याद रखना, सैम ऑल्टमैन। कौन लेकर आया था इसको? सैम ऑल्टमैन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको मैं दूसरा गूगल भी कह सकता हूं। अब इसमें दिक्कत क्या थी? देखो इसमें आप जो इनपुट देते थे ना, उसके बाद जैसे मान लो टेक्स्ट ही था इसमें ओनली अलाउड, तो आउटपुट भी क्या निकलेगा? टेक्स्ट ही निकलेगा, सिंपल सा है। फिर क्या आ गया? इसके एक नेक्स्ट वर्जन आ गया, समझना पूरी कहानी। इसके एक नेक्स्ट वर्जन आ गया, उस नेक्स्ट वर्जन का नाम रख दिया चैट जीपीटी 4, है ना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यानी कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो प्री ट्रेन्ड है, उससे तुम चैट कर लो, जो पूछोगे बता देगा। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सखा बन चुका है वो, समझ गए। लेकिन बहुत खतरनाक भी है ये। कैसे? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एक बच्चे ने उससे पूछा कि उससे काम नहीं हो रहा था, 28 साल का कोई पीएचडी कर रहा था बच्चा। उसने पूछा क्या करूं मैं, तो कहता है एआई उसको तू सुसाइड कर ले। तो सोचो ये खतरनाक भी हो सकता है। छोटे बच्चे को बोल दे, बच्चा कूद जाए छत से, 16 फुड़े हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा याद रखना। इसमें क्या दिक्कत थी? इसकी जो इनपुट है, इसकी इनपुट टेक्स्ट भी है, इसकी इनपुट वॉइस भी है, इसकी इनपुट आपकी क्या है? वीडियो भी है। तो बताओ आउटपुट भी कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। तो जब कुछ ऐसा ही आउटपुट निकल के आएगा तो इसको नुकसान तुम इमेजिन कर सकते हो। तो आजकल मार्केट में एक चल रहा है जिसकी बात कर रहा है, वो क्या है? इस एआई सेफ्टी को लेकर, जिसको कहा गया डिजिटल अरेस्ट। और ये डिजिटल अरेस्ट इतना ज्यादा चल रहा है कि कल मोदी जी ने भी इसके ऊपर बात की है। एक आर्टिकल छपा है पूरा का पूरा जस्ट इसके आगे, अगर मैं कहूं तो मोदी जी ने भी इसके ऊपर बात की कि डिजिटल अरेस्ट वुमेन फोर्स टू स्ट्रिप ड्यूप्ड ऑफ 1.78 लाख। ये अलग न्यूज है, वो अलग न्यूज है। हुआ क्या समझना, एक वुमेन थी, उसको कहा गया कि तुम किसी केस में फंस चुके हो और तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है और हमें कंफर्म करना है कि तुम वो हो कि नहीं हो। तो हमारे पास एक ऐसा हमारे पास प्रूफ है कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ साइन है, तो हमें चेक करना है कि तुम वो हो कि नहीं हो।
तो वो बेचारी फंस गई उसके चक्कर में, और उसने क्या किया, वो जो अपने जो क्लोथ्स थे वगैरह, उन्होंने क्या किया, वीडियो बना ली। तो उसकी जो स्ट्रिप जो वीडियो थी वो उन्होंने उसको फिर ब्लैकमेल करके लूटना शुरू कर दिया, 1.5 लाख रुपए लूट लिए। ऐसे क्या होता है, देखो होता क्या है, आजकल तुमने देखा होगा जो लोग डिजिटल नहीं जानते इतना सब है ना, वो फोन चलाने लग जाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, इंसिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उनसे पैसा वसूला जाता है, और फिर वो मतलब कि एक तरीके से अरेस्ट हो जाते हैं डिजिटली, और उनको पैसा देना ही पड़ता है अपने आप को बचाने के चक्कर में। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका रीजन है एआई बस, क्योंकि एआई से आप किसी की आवाज बना सकते हो। मोदी जी की आवाज में मैं आपको फोन करूं कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तुम हो पक्के मोदी फैन, तुम भेज दो। जैसे कुछ दिन पहले सीजीआई के साथ हुआ था, मैंने आपको बताया था, हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, उनके नाम का किसी ने लोगों को मैसेज किया, हेलो आई एम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नाउ आई एम स्टक इन बिटवीन द ट्रैफिक, प्लीज सेंड मी 500 रुपीज, आई विल पे बैक आफ्टर सम टाइम। वो उन्होंने खुद ये बात बोली कि बताओ कोई मेरे नाम से बेवकूफ बना रहा है लोगों को, सीजीआई के नाम से। और मैंने आपसे कहा था साइबर फ्रॉड में भारत की रैंक 10th नंबर पे है, पहले नंबर पे रशिया आता है। और पूरे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फ्रॉड राजस्थान में होते हैं, राजस्थान में भी कहां पे, भरतपुर में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इससे कैसे बचा जाए वो सभी बात करने की बात की जा रही है। ये आर्टिकल भी यही कह रहा है कि व्हाट इंडियाज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुड डू, क्या कर सकता है इंडिया का एआई सेफ्टी टूल ताकि ये सब ना हो सके। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट इज अ टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड इन विच स्कैमर्स पोज एज लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड यूज इंटिमिडेशन टैक्टिक्स टू मैनिपुलेट विक्टिम्स। समझ गए? They claim that the victim is under investigation for crimes such as money laundering, other legal issues. To make their threats more convincing, scammers may use fake video or phone calls, falsely stating the victim is digitally arrested or at risk of the consequences unless they comply. समझ गए? और ये इतना इम्पैक्ट डालता है कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो थी, समझना इसकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। राइट टू यूज इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इनसे बच के रहना है, फालतू मैसेजेस के ऊपर क्लिक नहीं करना है। बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। अभी एक केस हुआ था, किसी पेरेंट्स को फोन कर दिया गया कि तुम्हारी बच्ची जो है ना वो ऐसे फेक पुलिस वाला बन के उसने कह दिया कि वो किसी सेक्स स्कैंडल में कहीं पकड़ी गई है। उस बेचारी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी मदर की डेथ हो गई। सोचो कैसे कैसे इसका मिसयूज हो रहा है। तो ये पूरा एआई का कमाल है। एआई क्या है तुम जानते हो, क्या क्या हमने कर रखे। भारत ने खुद का जीपीटी लॉन्च कर रखा है, क्या नाम है उसका, भारत जीपीटी। ये सारे फैक्चुअल डाटा भी याद रखना, क्या नाम है उसका, भारत जीपीटी। ठीक है, बहुत सारे इसके अच्छे यूज भी हैं, जैसे हमने टेलीमानस बना रखा है। टेलीमानस क्या है, जो सुसाइड करने का जिसका मन करे टेलीमानस पे जाओ, वो आपको क्या करेगा, सुसाइड से प्रिवेंट कराएगा और कुछ नहीं है, तो मैं समझाएगा। ठीक है, सिंपल सी बहुत सारी चीजें आर्मड फोर्सेस के लोगों के लिए, तो 2-4 बातें जस्ट याद रखना। ठीक है, और जो I4C हमने क्या चला रखा है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हमने चला रखा है साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और एक प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया था, क्या नाम था जिसका, ऑपरेशन चक्षु। ठीक है, और व्हाट इज नोन एज द वॉच डॉग फॉर इंडिया। तो किसे कहा गया वॉच डॉग साइबर फ्रॉड्स के लिए, तो CERT इन को क्या कहा जाता है, वॉच डॉग। ठीक है, ये 2-4 बातें याद रखना। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया को Tier 1 में रखा गया है। जैसे 2018 में आधार डाटा ब्रीच हो गया था 1.1 बिलियन यूजर्स का। ठीक है, पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स लीक हो गई थी। कनाडा बैंक अटैक हुआ था, ATM में पेगासस स्पाईवेयर, जो अपोजिशन वालों के ऊपर एक स्पाईवेयर डाल दिया था। 300 लगभग मोबाइल नंबर से उसके अंदर पाए गए थे, जिनमें उनकी सारी बातें सुनना आ रही है, सब पकड़ा गया था। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, सब क्या है, साइबर फ्रॉड ही तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं US से, UK, इंडिया स्टैंड्स एट द 3rd रैंक। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश में क्या चल रहा है आप जानते होंगे, वो एक हिंदू बाबा था, उसको अरेस्ट कर लिया, तो वहां पे दंगे भड़क गए और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल याद रखना, वहां पे रिलीजियस कंस्ट्रेंट हो गया। बस एक बात याद रखना कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो ये आपका बन गया था इंडिया और ये आपका बन गया था पाकिस्तान। और यहां पर जो बना था वो क्या बना था आपका, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, कई बार पढ़ चुके हम इसको। बाद में 1971 की जो लड़ाई हुई, उसके बाद ये क्या बन गया, इसको बांग्लादेश कह दिया गया। तो बस इतना याद रखना। यहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा, 2-4 फैक्चुअल बातों के बाद, इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री कितनी है, तो याद रखना सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री है, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, पहले इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, ये भी ध्यान रखना। अब समझना कि बांग्लादेश जो है ना, ये पहले कैसा था, तो पहले ये सेक्युलर था। ठीक है,
सेकुलर का मतलब कोई किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। जैसे हमारा इंडिया क्या सेकुलर कंट्री है, हमने प्रीएम्बल में डाल रखा है इंडिया दैट इज भारत, है ना, उसमें हमने लिख रखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू दिस, उसमें लिख रखा है सॉवरेन, सोशल एंड सेकुलर। वी आर सेकुलर, हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। तो वहां भी पहले सेकुलर था, लेकिन ओरिजिनल बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेकुलर। द मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है, जोर रहमान जो थे, उन्होंने 1977 में रिमूव कर दिया था सेकुलरिज्म को। एंड इन 1988 जनरल अरशद गोट आर्टिकल 2A इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेड डाउन इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन। यानी कि बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन है, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 2K में इंप्लीमेंट कर दिया कि क्या रहेगा, इस्लाम। लेकिन पहले जब ओरिजिनली बांग्लादेश बना था तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, सेक्युलर। तो वो जब इस्लामिक हो चुके तो अभी वहां पर हिंदुओं के ऊपर क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल से समझ सकते हो क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। तो 4 बातें याद रखना। हमारे यहाँ पर सेकुलर कब बनाया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमने 3 वर्ड जोड़े थे, सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। उससे पहले यहाँ नहीं थे, तो हमारी सरकार भी लास्ट ईयर चाहती थी कि इसको हटा दे, लेकिन अभी हटा नहीं पाए हो, या हटा नहीं अभी तक, सिंपल याद रखना, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली हम भी सेकुलर नहीं थे, ठीक है। तो पूरी कहानी आप समझ चुके होंगे, और हमारे जो रिलेशंस हैं इनके ऊपर हम आप पढ़ते रहते हैं, बार बार आती रहती है चीजें, ठीक है। चलो, मुझे अगर इतना ही है तो मुझे कमेंट करके बताना कि विच बाउंड्री सेपरेट्स इंडिया एंड बांग्लादेश। तुम्हारे घर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है। विच बाउंड्री सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे आपके अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन है, आपकी पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन है, आपकी चाइना के साथ मैकमोहन लाइन है। तो विच बाउंड्री सेपरेट्स इंडिया एंड बांग्लादेश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखते हैं कौन समझदार बच्चा है। इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस कंक्लूड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया और सिंगापुर के आर्मी के बीच में। एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो भी इन दोनों के बीच कंडक्ट की जाती है, सिंपल सा याद रखना। फर्स्ट स्टेप, विदाउट फर्दर मेजर्स इजराइल सीज फायर विद हिजबुल्लाह विल नॉट होल्ड। देखो, आप हिजबुल्लाह को भी जानते हो, कब बना था हिजबुल्लाह, 1982, ठीक है। एक टेररिस्ट ग्रुप है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। किसने इसको बैकअप कर दे रखा है, तो ईरान के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल लड़ाई किसकी है, इजराइल और किसकी है, ईरान। बेसिकली उसमें कौन फंसा हुआ है, तो आपका पैलेस्टाइन, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, इसने बस इतना कहा है कि अगर सीज फायर होता है तो कौन नहीं झेल पाएगा उसको, हिजबुल्लाह उसको नहीं झेल पाएगा, सिंपल याद रखना, ठीक है। तो कब बना था हिजबुल्लाह, 1982 में। इसको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डली हुई है जिसका नाम क्या है, इजराइल पैलेस्टाइन या ऑल, आप कह सकते हो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से एक वीडियो डली हुई है, आपके इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लीज वो वीडियो एक बार पूरा देख लेना, आप पूरा मुद्दा समझ जाओगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि इजराइल हमास के बीच में, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में, इजराइल आपका जो हाउदी जो ग्रुप है उसके बीच में, एंड इजराइल और आपका ईरान के बीच में क्या डिस्प्यूट है, क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूरा वो 1 घंटे का लेक्चर आप उसको देख लेना, ठीक है। तो आपके पूरा का पूरा न्यूज कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्या है, टर्की, सिंपल सा मैप है, मैप जरूर याद रखना, चीजें याद हो जाती हैं। इजराइल, ये गाजा, ये आपका लेबनान की कैपिटल बेरूत है, ठीक है। लेबनान में कौन एक्टिव है, तो याद रखना आपका हिजबुल्लाह एक्टिव है। ये एक बार वो लेक्चर देख लेना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आकर मुझसे पूछ लेना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।